सुन के रहट की आवाजें, सुन के रहट की आवाजें, यूं लगे कहीं शहनाई बजे, आते ही मस्त बहारों के दुल्हन की तरह हर खेत सजे, तो मैं आमंत्रित करना चाहूँगा हमारे बीच में समाज के गौरव संदीप जैन जी को, जो दिल्ली से हमारे बीच में समय निकाल के उपस्थित हुए हैं। बताना चाहूँगा सर डेप्यूटी सेक्रेटरी हैं, एक ही दिन इनको मिलता है संडे का अपने घर के साथ लोगों के बिजाने के लिए। तो सर बोले थे कि एक ही दिन मुझे मिलता है और आज मैं अपने एक्सटेंडेड फैमिली के साथ समय बिताने के लिए यहाँ पर आ रहा हूँ। जो मैं निवेदन करूँगा संदीप सर को कि हमारे बीच में यहाँ पर आएंगे और हम सबको अपनी वाणी से अनुग्रहित करेंगे। सर संदीप जैन जी। मंच पर आसीन माननीय जस्टिस सिद्दीकी साहब, माननीय छत्तीसगढ़ अल्पसंख्यक आयोग के पूर्व अध्यक्ष श्री होरा साहब, श्री कांवड़िया साहब, प्रकाश मोदी जी, सलीम साहब और देश के कोने कोने से आए हुए माननीय अतिथिगण, मैं राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था आयोग की तरफ से आप सभी लोगों का अभिनंदन करता हूं। और आपके उत्साह को देखते हुए मैं भी खुद इतना उत्साहित हो गया हूं। आप सभी लोग के साथ मिलन हुआ और हमें भी पता चला कि आप लोग देश में, अपने राज्य में काम करने के लिए उत्साहित हैं। सन 2004 में जब इस आयोग का गठन हुआ तो शैक्षणिक संस्थानों को जो परेशानियां हो रही थी उसके लिए एक विशेष आयोग का गठन किया गया। आयोग का गठन होना और राजपत्र में प्रकाशित होना यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन पूरे देश में जो शैक्षणिक संस्थाएं हैं उनको ये कैसे पता चले कि उनके लिए एक आयोग है जो उनकी परेशानियों को दूर करने के लिए बनाया गया है। तो आयोग ने शुरू से ही पूरे देश में कोऑर्डिनेटर्स नियुक्त करने शुरू किए और कोऑर्डिनेटर नियुक्त करने का फ़ायदा ये हुआ कि समाज और आयोग के बीच एक सेतु का कार्य किया कोऑर्डिनेटर्स ने। हमारा आयोग का जो उद्देश्य है वो समाज तक पहुँचे और समाज उससे लाभान्वित हो, यही हमारा उद्देश्य था और हमारे कोऑर्डिनेटर्स इसको बहुत अच्छी तरह पूरा भी कर रहे हैं। और मैं आप लोगों से भी यही आशा करता हूं कि आप लोग भी आयोग के उद्देश्य को पूरा करने में हमारा सहयोग प्रदान करेंगे और आप लोगों के सहयोग से ही हम अच्छे से अच्छा कार्य करके इस देश को आगे तरक्की दे सकेंगे, समाज को उन्नत कर सकेंगे, समाज को शिक्षित कर सकेंगे। अभी पिछले 2 महीने में मैंने 60 के करीब कोऑर्डिनेटर्स की नियुक्ति की, जिसमें जैन समाज के अधिक लोग हैं, उसके साथ मुस्लिम, सिख भी हैं। मैं यहाँ इस चीज़ पर विशेष जोर देना चाहूँगा कि आप ये ना समझें कि आपको जैन को नियुक्त किया गया तो आपको केवल जैन समाज के ही उत्थान के लिए शैक्षणिक संस्थाओं के साथ सहयोग करने के लिए नियुक्त किया गया है। यह आयोग केवल जैन का नहीं, केवल मुस्लिम का नहीं, 6 कम्युनिटी जो कि माइनॉरिटी में दर्जा प्राप्त है उन सभी के लिए है और हमें उन सभी के साथ सहयोग करना है, उन सभी को साथ लेके चलना है। दूसरी बात मैंने जो महसूस की है, भारत सरकार की स्कीम्स बहुत हैं, प्रोग्राम्स बहुत हैं, लेकिन उनका समाज में किसी को जानकारी नहीं है और जिसकी वजह से समाज के लोग उसका पूर्ण उपयोग नहीं कर पाते हैं, फ़ायदा नहीं उठा पाते हैं। तो हमने आप लोगों को इसीलिए नियुक्त किया है कि आप समाज तक हमारी बात को पहुंचाएं और जो भी हमारे उद्देश्य हैं उनको पूरा करें। मैं आप सभी लोगों से यह अपेक्षा करता हूं कि आप लोग हमारे उद्देश्यों को पूर्ण करने में सहयोग प्रदान करेंगे। पिछले कुछ समय से मेरे पास कुछ शिकायतें भी आई हैं कि हमारे कोऑर्डिनेटर्स ने अपने दायरे से बाहर जाकर कार्य किया और लोगों को डराया धमकाया
तो मैं आपसे ये भी अपेक्षा करता हूँ कि आप लोग ऐसा कोई कार्य न करें जिससे कि आपको स्वयं को या आयोग को शर्मिंदा होना पड़े या क्षति उठानी पड़े। आपके कार्यों को हमने अपने नॉमिनेशन लेटर में बिल्कुल क्लियर लिख दिया है कि आपको क्या क्या कार्य करने हैं। आप उन तक अपने को सीमित रखें, उन कार्यों से आगे ना जाएं। इन शब्दों के साथ मैं आपसे यही अपेक्षा करता हूं कि आप लोग आपको दिए गए दायित्व को पूर्ण करेंगे, समाज के सभी अल्पसंख्यक वर्गों को साथ लेके चलेंगे, और इसी कामना के साथ मैं आपको शुभाशीष देता हूं, आपका धन्यवाद करता हूं और सबसे बड़े आपके जो उत्साह को नमन करता हूं। धन्यवाद। हमारे परम आदरणीय, हमारे सम्मानीय, हमारे आयोग के फॉर्मर चेयरमैन श्री जस्टिस सिद्दीकी साहब को यहाँ पर आएं और हम सबको अनुग्रहित करेंगे अपनी वाणी से। मैं श्री प्रकाश मोदी जी का आभारी हूँ कि उन्होंने आप लोगों के दरमियान हाजिर होने का एक मौका दिया। मैं इस अवसर पर हमारे महापूजनीय जंगल वाले बाबा जी को नमन करता हूँ और मुझे ये कहने पर गर्व महसूस होता है कि मैं उनका आनंद भक्त हूँ और मुझ पर उनका बहुत बड़ा आशीर्वाद है। आज भी वो मुझे लेकर के चिंतित है, जबकि उनको चिंतित नहीं होना चाहिए। ये तो दुनियावी टेम्परेरी फेज है लाइफ का, आना जाना उतार चढ़ाव। फिर भी मैं भाग्यशाली हूँ कि मुझे उनका आशीर्वाद प्राप्त है। 2007 में भोपाल में उन्होंने एक मुझे आदेश दिया था और ये कहा था कि ये जिम्मेदारी आपको देता हूँ कि आप जैन समाज को अल्पसंख्यक घोषित कराओ। मैंने कहा महाराज ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, अकेले मेरे लिए बड़ा मुश्किल है, पर आपका अगर आशीर्वाद रहा मेरे साथ तो मैं ये करके दिखाऊंगा। और मैंने तब से काम शुरू किया। उत्तराखंड में मेरी खुशकिस्मती से बहुगुना जी जो हाई कोर्ट के जज थे, इलाहाबाद हाई कोर्ट के, उनसे मेरा परिचय था। वो मुख्यमंत्री बने। मैं उनके पास गया। मैंने कहा कम से कम देखिए यूपी वालों ने तो जैन समाज को अल्पसंख्यक घोषित किया है, आप भी यूपी का हिस्सा रहे हैं, इसको आप घोषित करके मेरे ऊपर एहसान करेंगे। उन्होंने मेरी प्रार्थना मानी और उन्होंने नेक्स्ट डे नोटिफिकेशन जारी कर दिया। अब मैं आया दिल्ली शीला दीक्षित जी के पास। इत्तेफाक से कुछ आप लोगों के प्रतिद्वंदी उनके पास पहले से पहुंच गए और मैंने शीला दीक्षित जी से कहा, मैंने कहा देखिए 9 राज्यों में तो जैन समाज को अल्पसंख्यक घोषित कर दिया है, अब आपको क्या दिक्कत है? क्या आप ये भारतवर्ष से अलग राज्य है आपका कोई? खैर वो मेरी बात मान गई, उन्होंने भी कर दिया। अब सवाल ये आया कि नेशनल लेवल पर तो एक जो उससे पहले मिनिस्टर थे माइनॉरिटी अफेयर्स के, क्योंकि वो पहले घोषित करते हैं, वो तो टाल टूल गए। उनका काम ही यही था, कोई काम नहीं किया, हमेशा टालने का काम किया। लेकिन उनके बाद जो आए, मैंने उनसे स्पष्ट शब्दों में कहा, मैंने कहा देखिए, उन्होंने मुझसे कहा कि सिद्दीकी साहब आप काहे को पड़े हो, ये तो बड़ा समाज है, ये आएंगे फिर आपके बजट में ये हिस्सेदारी करेंगे। मैंने कहा आपका ख्याल गलत है। मैंने कहा मेरे बहुत से जैन मित्र हैं,
मैं इस कम्युनिटी को बहुत क्लोजली जानता हूँ। ये कम्युनिटी हाथ फैलाना नहीं जानती, बल्कि हाथ यो करना। और हमने कहा देखिए 20% जो इनकम टैक्स देश का आता है वो एक अकेली कम्युनिटी ये बर्दाश्त करती। लिटरेसी रेट में अगर आप जाइए तो 95% मेल लिटरेसी है और फीमेल लिटरेसी 90% है, जो किसी कम्युनिटी में नहीं। तो हमने कहा जब ये कम्युनिटी हमारे परिवार से जुड़ेगी तो ये हमारे लिए एसेट होगी, लायबिलिटी नहीं होगी, और हमें गर्व होगा। तो उन्होंने कहा मुझे कुछ मटेरियल चाहिए, दीजिए। तो मैंने और मेरे एक साथी डॉक्टर शबिस्तान गफ्फार, मैंने उनको जिम्मेदारी लगाई कि फला जगह जाइए, वो ले आइए। प्री काउंसिल के भी जजमेंट थे, जवाहरलाल नेहरू जी की भी स्पीच थी, डॉक्टर राधा कृष्णन जी का भी स्पीच थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि जैन जो समाज है ये रिलीजियस माइनॉरिटी है। ये इतना मोटा दस्तावेज़ मैंने उनको दिया, रहमान खान साहब को, और मैंने कहा कि देखिए चल चलाओ के दिन आपके आ रहे हैं, कुछ अच्छा काम कर जाओगे तो लोग याद रखेंगे, तो इस वजह से ये कर जाइए। खैर उन्होंने मेरी बात मानी और वो आपको नोटिफाई किया। और मैं ख़ास तौर से गया अपने जंगल वाले पूजनीय जंगल वाले बाबा के पास ये कहने के लिए कि एक जिम्मेदारी जो आपने दी थी आपके आशीर्वाद से मैंने पूरी कर दी। फिर उन्होंने आदेश दिया कि देखिए जैन समाज को इस कमीशन से जोड़िए, कोऑर्डिनेटर कीजिए, कुछ ना कुछ कीजिए। मैंने बिल्कुल करूँगा। और संदीप जी बैठे हैं, मैंने चलते चलते मैंने एक ही बात इनसे कही, मैंने कहा मैं अपने रिलीजियस गुरु का आर्डर अमान्य कर सकता हूं, पर जंगल वाले बाबा का नहीं। इसलिए जो उनका आदेश है वो मैं पूरा करूंगा चलते चलते, और वो मैंने किया। अब मेरे सामने सबसे पहले एक सवाल ये हुआ कि देखिए हर कम्युनिटी में तो हमने कोऑर्डिनेटर्स अपॉइंट किए, स्टेट कोऑर्डिनेटर्स किए। जैन कम्युनिटी के लिए मेरे पास एक सवाल था कि एक ऐसा आदमी हो जो पूरी कम्युनिटी को अवेयरनेस जनरेट कर सके, जागृति ला सके, जोड़ सके, जो तोड़ नहीं सके। बाबा के हुक्म से प्रकाश मोदी जी का नाम उन्होंने सजेस्ट किया, और मुझे आज ये भी गर्व महसूस हो रहा है कि मैंने एक ऐसे व्यक्ति को छत्तीसगढ़ का जिम्मा दिया जो वाकई बहुत डायनामिक है, और जिन्होंने इतने कम समय में इतने लोगों को जोड़ जोड़ करके यहाँ मौजूद कर दिया, और उनकी मोहब्बत में आप लोग आए। ये उनका डायनामिज्म है, ये उनकी मोहब्बत है, और ये शो करता है कि वो अपनी कम्युनिटी में कितनी इज्जत रखते हैं। ऐसे ही हमें आदमी की ज़रूरत थी जो अपनी कम्युनिटी को और कम्युनिटी के साथ दूसरे लोगों को जोड़ करके आगे बढ़ सके। और उसका सबूत है कि आज जिसमें मुसलमान भी है, सिख भी है, ईसाई भी है, बौद्ध भी है, सभी धर्मों के जो हमारे अल्पसंख्यक समाज है, परिवार है, मैं उसको परिवार मानता हूँ, वो सब यहाँ मौजूद है। ये इसके लिए मैं इनको मुबारकबाद देता हूँ, और मैं उम्मीद करता हूँ कि जिस तरह से इन्होंने आप लोगों को जोड़ा है, आप लोग भी इसी तरह से पूरे अल्पसंख्यक समुदाय को जोड़ करके रखेंगे, उनमें जागृति पैदा करेंगे। अब जागृति क्या पैदा करना है उसको आप गौर से सुनिए, क्योंकि आपके ऊपर ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। ये एक स्टेटस सिंबल नहीं है कि आपको एक आईडी कार्ड मिल गया कि आप कोऑर्डिनेटर है, बल्कि ये जिम्मेदारियां आप पर डाली गई हैं कि आप जागृति पैदा कीजिए अपने कौम में।
सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि शोलापुर महाराष्ट्र में एक जगह है, जैनियों का बहुत बड़ा कॉलेज, मेरे ख्याल में अरबों की प्रॉपर्टी होगी वो। जैन समाज ने उसको कायम किया, लेकिन धीरे धीरे कुछ लोगों ने उनके मेंबर्स को सोसाइटी से हटाते गए और उस पर पूरा कब्जा कर लिया। जैन वालों, जैन समाज से कहा जाइए, नाम तो चल रहा है आपका, पर कब्जा हमारा है। वो मेरे पास वो लोग आए, मैंने कहा बेवकूफ़ी आपने की, आप बही खाते लिखते रहे, अपना इंडिविजुअल फायदा देखते रहे, आपने कम्युनिटी का फायदा नहीं देखा। जो आपके पूर्वजों ने इतना बड़ा कॉलेज खोला था, अपने कम्युनिटी को एजुकेशन के जरिए एम्पावर करने का, वो आपने खो दिया बैठे बैठे। क्योंकि उन्होंने कहा कि अगर सोसाइटी के 5 मेंबर हैं, एक मेंबर कोई उनके ख़त्म हो गए, दूसरे साहब आ गए, तो कहा भाई 4 तो हैं अभी अपने। 4 से होते होते वो बढ़ते गए, कोई रिजाइन करते गए, लोग घुसते गए, और नतीजा ये हुआ एक दिन सोसाइटी पर गैर जैनियों ने कब्जा कर लिया, ख़त्म हो गया, कॉलेज निकल गया, उन लोगों के हाथ में पहुँच गया। तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप ये देखिए कि जो जैन समाज ने शैक्षिक संस्थाएं कायम की हैं किसी सोसाइटी या ट्रस्ट के ज़रिए, तो उसकी सोसाइटी या ट्रस्ट के मेंबरान जैन कम्युनिटी के ही लोग हों। वीटो पावर जैन कम्युनिटी के हाथ में रहे, वरना आपसे कॉलेज निकल जाएंगे। ये शोलापुर की एक ही मिसाल नहीं है, मेरी नॉलेज में बहुत सी ऐसी संस्थाएं हैं जो जैन ने कायम की और निकल गए। सहारनपुर में एक संस्था है, हमारी डॉक्टर नीलम साहबा जानती है, उन्होंने बताया जिन्होंने कायम किया था उनका लड़का ही उस सोसाइटी में नहीं है मेंबर, उसको निकाल दिया, जिसने सारा पैसा अपना लगाया। ऐसा क्यों हो रहा है? ये हमारी गफलत और लापरवाही की वजह से हो रहा है। ये जिम्मेदारी आप पर अब आती है कि आप देखिए कि ऐसा अन्याय न होने पाए। अब मैं आपको बताता हूं कि आपके कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स क्या है। संविधान में एक आर्टिकल 30 है जिसमें अल्पसंख्यकों को 2 अधिकार दिए गए हैं, मौलिक अधिकार। पहला ये कि वो अपनी मर्जी की संस्थाएं, शैक्षिक संस्थाएं कायम कर सकते हैं, और दूसरा ये कि उनका प्रशासन भी अपने हाथ में रख सकते हैं, और सरकार को इसमें दखल देने का कोई भी अधिकार नहीं होगा। आर्टिकल 30 वो आर्टिकल है कि अगर पार्लियामेंट भी चाहे तो उसको अमेंड नहीं कर सकती, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। अगर फंडामेंटल राइट्स को आपको अमेंड करना है तो उसके लिए एक नई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बुलाइए, जो नामुमकिन है। इसलिए इतना बड़ा मौलिक अधिकार आपको प्राप्त होता है। अब सवाल ये होता है कि वो कहते हैं कि साहब क्या फायदा होगा। अब फायदा ये होगा कि अगर आपको माइनॉरिटी स्टेटस सर्टिफिकेट प्राप्त है, चाहे वो शासन द्वारा हो या इस कमीशन द्वारा हो, तो आपको सबसे पहली जो आज़ादी मिलती वो ये कि आप अपनी संस्था का मैनेजिंग कमेटी या गवर्निंग काउंसिल खुद कॉन्स्टिट्यूट कर सकते हैं। सरकार इसमें मदाखलत नहीं कर सकती, और न सरकार कोई अपना मेंबर उसमें ठूस सकती है। दूसरी आज़ादी आपको ये मिलती है कि आप अपनी संस्था के लिए एक रीजनेबल फी स्ट्रक्चर भी खड़ा कर सकते हैं। सरकार इसमें भी मदाखलत नहीं कर सकती है, बशर्ते कि वो रीजनेबल हो, कैपिटेशन नहीं होना चाहिए। तीसरी जो सबसे बड़ी आपको एक और
आज़ादी मिलती वो ये कि आप अपनी संस्था में अपनी कम्युनिटी के 100% स्टूडेंट्स को एडमिट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप शासन से कोई माली इमदाद ले रहे हैं, सहायता ले रहे हैं, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक आर्टिकल है 29 सब आर्टिकल 2 जो आप पर ये लाजिम करती है कि आप नॉन माइनॉरिटी स्टूडेंट्स को भी एक रीजनेबल एक्सटेंट तक एडमिट कर सकते हैं, पर उनकी संख्या इतनी नहीं होना चाहिए कि वो आपके माइनॉरिटी स्टेटस को ही खा जाए या ख़त्म कर दें। एक बात और याद रखिए कि माइनॉरिटी स्टेटस प्राप्त करने से, वो सरकारी सहायता प्राप्त करने से आपका माइनॉरिटी स्टेटस ख़त्म नहीं होता है, वो इंटैक्ट रहता है। और एक और सबसे बड़ी महत्वपूर्ण आज़ादी जो आपको मिलती है, जो किसी स्टेट गवर्नमेंट को मंजूर नहीं है, वो ये है कि आप अपनी संस्था के टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ को खुद ही सिलेक्ट कर सकते हैं। सिर्फ एक शर्त ये रहेगी कि उनकी जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो सरकार मुकर्रर करेगी। मतलब सरकार के द्वारा मुकर्रर की गई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के मुताबिक ही आपको सिलेक्शन करना पड़ेगा। अब सिलेक्शन भी आपका फेयर होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, नॉन एक्सप्लॉयटेटिव होना चाहिए। क्योंकि अगर सिलेक्शन आपका फेयर और ट्रांसपेरेंट नहीं है तो सरकार अड़ंगा लगा सकती है। क्योंकि एक बात याद रखिए, अगर आपके इंस्टीट्यूशन में मैल एडमिनिस्ट्रेशन है तो सरकार का पूरा अधिकार है कि वो आपके इंस्टीट्यूशन में दखल दे, इंटरफेयर करे, उसके एडमिनिस्ट्रेशन को अपने हाथ में ले ले। इसलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि आप अपनी संस्थाओं में मैल एडमिनिस्ट्रेशन नहीं होने दीजिए। एक और फ्रीडम आपको मिलती है कि आप अपने टीचिंग स्टाफ या नॉन टीचिंग स्टाफ के मेंबरान के खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन भी ले सकती। इसमें भी सरकार कोई मदाखलत नहीं करेगी। अब इनके अलावा और भी आज़ादियाँ आपको मिलती हैं, वो ये कि राइट टू एजुकेशन एक्ट एक माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन पे लागू नहीं होता है। राइट टू एजुकेशन एक्ट में कुछ सेक्शंस ऐसे हैं, कुछ रिक्वायरमेंट्स ऐसे हैं कि शायद संस्थाएं पूरी न कर पाए, अन्य संस्थाएं खासतौर से माइनॉरिटीज़ पूरी न कर पाए। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि वो तो लागू नहीं होती, और सही फैसला है। दूसरी ये कि राइट, वो पॉलिसी ऑफ रिजर्वेशन इन एडमिशन भी माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन पर लागू नहीं होती। 27% रिजर्वेशन ओबीसीज के लिए है, एक एक्ट पास हुआ है, वो एक्ट इस पर लागू नहीं होता। 27% वाला जो आपको स्टूडेंट्स को एडमिट कीजिए, वो भी पॉलिसी आपको लागू नहीं होती। एक और पॉलिसी रिजर्वेशन इन एम्प्लॉयमेंट भी आपको लागू नहीं होती, ये भी सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया। अब ये इतने फ्रीडम्स जब आपको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने दिए हैं, तो आप पर भी जिम्मेदारी होती है कि आप अपने इंस्टीट्यूशंस को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाएं, टीचिंग शॉप्स न बनाएं। हमने देखा है, मैं कई इलाकों में गया हूँ, वहाँ कई जगहों में जैन समाज में बहुत गरीबी है, उनके लिए शैक्षिक संस्थान भी नहीं है, वो मजदूरी कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं, जो कि मुझे बहुत वैसा दिखता है, क्योंकि ये समाज कभी इन कार्यों में रहा नहीं।
लेकिन वक्त की मार है और उसकी वजह यह है कि उनके पास शिक्षा नहीं है। जबकि आपको मैं बता दूं, ये इतनी टैलेंटेड रेस है कि अगर आप इसको ज़रा भी मौका मिल जाए तो बहुत कुछ कर सकती है। मैं बताऊं, जब मैं कॉमर्स का स्टूडेंट था, मेरा एक साथी था ज्ञानचंद जैन। मेरा मैथ्स तो कमज़ोर था, हर मुसलमान का मैथ्स कमज़ोर होता है, मेरा मैथ्स भी कमज़ोर था। तो मैंने कहा, यार तू ज्ञान मुझे बता, तो मैं तेरे यहाँ पढ़ने आऊँगा एग्ज़ाम्स से। तो कहा मेरी यहाँ जगह नहीं। मैंने कहा तू कहाँ पढ़ता है? कहा हमारे पिताजी ने कमरों में गेहूं के अंबाल लगा रखे, मैं उन पर चढ़ के बैठता हूँ, पढ़ता हूँ। मैंने भैया मुझे पढ़ना है तो मैं ऊपर चढ़ूँगा तेरे साथ। तो हम वो कमरों में वो गेहूं जमा है उसके ऊपर किसी तरह चढ़ करके और जाके चोटी बैठ करके और पढ़ा करते थे। मेरा कहने का मतलब यह है कि अगर आप में कुछ सीखने की वो है तो कितने भी परेशानियां हों, अब उसकी अपनी मजबूरी थी। उनके पिताजी ने हर कमरे में गेहूं भर रखे, वो क्या करे। तो इस वजह मैं कहता हूं कि ऐसे ऐसे सर्कमस्टांसेस हैं, अब उन पर आप फतेह कैसे कर सकते हो, उसको इन सर्कमस्टांसेस को कांकर कैसे कर सकते हो, उसका मैं मूल मंत्र आपको बताता हूं। हमारे आपके समाज में बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको ऊपर वालों ने बहुत सम्मान दिया, बहुत पैसा दिया। मैं आपको एक सजेशन देता हूं कि आप एक नॉलेज फंड बना लीजिए। आप जो जिन जैन भाइयों के पास ऊपर वालों ने पैसा दिया है, उनसे कहिए कि कुछ कंट्रीब्यूट करें, एक नॉलेज फंड बनाइए। नॉलेज फंड बनाने के बाद फिर आप ये सोचिए कि किन इलाकों में जहाँ प्राइमरी स्कूल भी नहीं है जैन समाज के लिए, वहाँ कम से कम एक प्राइमरी स्कूल ही खोल दें। और अगर पैसे ज़्यादा हो गए तो आप उसको एक कॉलेज भी खोल सकते हैं और उसको चला सकते हैं आराम से। इस कम्युनिटी के पास बहुत पैसा है। मैं अगर कोई ये कहे कि गरीब, ऐसा मैं मानने के लिए नहीं। लेकिन सवाल ये है कि आजकल हर एक बड़ा सेल्फिश है, हर एक सिर्फ अपने बारे में सोचता है, अपने कम्युनिटी या समाज के बारे में नहीं सोचता। वो आपको करना है और उसके लिए मैं प्रकाश मोदी जी ऐसे करवट कर्मचारी से या समाज सेवी से मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि जिस तरह से इसमें लीड लिया है, इस तरह से उसमें भी लीड ले और निकले पूरे देश में। और सबसे कहें, हर घर से कहें, भाई कुछ नहीं तो 100 रुपये ही दान दे दो ये नॉलेज फंड के लिए, ताकि हम अपने कम्युनिटी को तालीम के ज़रिए एम्पावर कर सकें। और आपको मैं बता दूं कि तरक्की और खुशहाली का हर रास्ता तालीम के मैदान से होकर ही गुजरता है। इसके अलावा आपके पास कोई और रास्ता नहीं है। आप खुद नॉलेज फंड कायम कीजिए। सरकार के इतनी स्कीम्स हैं, उनसे उनका फ़ायदा उठाइए, अपने असर और रसूख को बढ़ाइए। और एक बात याद रखिए, जो मैं आपसे कहता हूँ, मैं चेयरमैन नहीं रहा, फिर भी मैं आप लोगों के बीच में ही रहूँगा, आपकी सेवा करता रहूँगा। मेरे लिए कोई पद या वो अब कोई माने नहीं रखता है। मैं कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट होल्ड कर चुका हूँ, अब इससे बड़ी पोस्ट क्या होगी। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि मैं सेवा करता रहूँगा, आप लोगों की मदद करता रहूँगा, आप लोगों को गाइड करता रहूँगा। जब भी कोई मौका हो मुझे आप बताइए, मैं आपकी सेवा में हाजिर हूँ। अब एक बात और मैं आपसे इसका फ़ायदा उठाऊँगा। जिस तरह से प्रकाश मोदी जी ने लोगों को यहाँ जोड़ा है, इसी तरह से आप भी अपने अपने एरिया में लोगों को जोड़िए। बहुत अजीब सी भावनाएं, बहुत अजीब से शक व शुबहात हमारे समाज में चल रहे हैं जब से कुछ सियासी बदलाव आया है।
जैसे मुझसे लोगों ने कहा जब सरकार बदली कि साहब वो मोदी जी ने, मैंने कहा एक बात बताइए, मोदी जी ने कोई भी ऐसा स्टेटमेंट दिया है जो मुसलमानों के खिलाफ हो? तो आप कैसे कह सकते हैं कि साहब वो मुसलमानों के खिलाफ है या कोई पार्टी मुसलमानों के खिलाफ है? उनको शिकायत है कि आप उनसे दूर जा रहे हैं और दूरी मतभेद बढ़ाती है। आप उनके करीब आइए, देखिए ये मतभेद खत्म हो जाएंगे। मेरा तो तजुर्बा यह है और मैं आज साफ साफ कहता हूं, मेरे इंटायर कैरियर में शेप देने में किसी मुसलमान का सहयोग नहीं है, हिंदुओं का है, और मैं आभारी हूं उनके लिए। एक चीफ जस्टिस जिन्होंने मुझे रजिस्ट्रार जनरल जब चुना था, देखिए उनकी ईमानदारी। जब मैं वहाँ से एलिवेट हो गया तो कहने लगे सिद्दीकी, और बहुत कड़क और बहुत मशहूर और बहुत ईमानदार चीफ जस्टिस वेंकट चलैया जी, उन्होंने मुझे सिलेक्ट किया था। जब उन्होंने, वो मुझसे कहते थे कि सिद्दीकी साहब कॉन्स्टिट्यूशनल बार है, वरना मैं आपको डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जज बनाता। इतना वो मुझे विश्वास करते थे। उन्होंने मुझसे कहा कि देखो सिद्दीकी साहब, जब रजिस्ट्रार जनरल के इंटरव्यू हो रहे थे तो एक डिस्ट्रिक्ट जज था सीनियर जिसके सामने मैं अपीयर हुआ था, और जो हमारी ब्राह्मण कम्युनिटी का था, और मैं उसको लेना चाहता था। लेकिन जब इंटरव्यू हुआ तो आपके बराबर आ ही नहीं पाया वो, इसलिए मैंने उसको नहीं लिया, आपको लिया। अब ये ईमानदारी देखिए, ये ईमानदारी देखिए उन हिंदू जज की। तो किसी भी कम्युनिटी के प्रति कोई दुर्भावना मत रखिए, उनसे जुड़ने की कोशिश कीजिए। एक शायर ने कहा है, मुमकिन है सफर हो आसा, साथ तो चल कर देखो, कुछ हम भी बदल कर देखें, कुछ तुम भी बदल कर देखो। बदलिए अपने आप को। अब जमाना देखिए, अब जमाना, एक लक्ष्य हमारा होना चाहिए कि भारतवर्ष को जल्दी से जल्दी सुपर पावर बनाना है। इसलिए किसी उसमें मत जाइए आप, ये पार्टी वो पार्टी, कोई पार्टी नहीं। जो पार्टी भारतवर्ष का विकास चाहती हो, भारतवर्ष को आगे बढ़ाना चाहती हो, उसमें चले जाइए, उनको एम्पावर कीजिए, मजबूत कीजिए। ये हमारे देश के हित में है। जवाहरलाल जी ने कहा था कि कोई कदम उठाने से पहले ये सोचो कि इससे देश का क्या फ़ायदा होगा। आज मैं वही निवेदन आपसे करता हूँ। आप ये मत सोचिए कि ये कदम उठाने से पहले मेरा क्या फ़ायदा होगा, बल्कि अपने फ़ायदे के ऊपर देश का फ़ायदा रखिए। इंटरेस्ट ऑफ द कंट्रीज आर पैरामाउंट एंड सुप्रीम, उसके आगे कुछ नहीं है। और हमें भारतीयता को, उसकी संस्कृति को परवरिश करना है, उस पर गर्व करना है। उसे अलग नहीं कर सकते हम अपने आप को। मैं हमेशा मुस्लिम समाज से ये कहता हूँ कि देखिए, इस देश पे आप एक टापू की तरह नहीं रह सकते, बल्कि अगर आपको बावकार जिंदगी गुजारना है तो आप इस देश में समंदर की लहर की तरह रहिए, ताकि खुशहाली का हर कंगन आपके हथेली की जीनत बन सके। और ये अकेले जो हमारे कई लोगों ने हमारे चारों तरफ दीवारें खड़ी कर दी हैं, इनको गिरा दीजिए, इनको पुल का इस्तेमाल कीजिए। एक शायर ने कहा है कि सहारा लेना ही पड़ता है मुझको दरिया का, मैं कतरा हूं, तन्हा तो बह नहीं सकता। तो मुसलमानों को यह तन्हा बहने की जहनियत को जितनी जल्दी वो तर्क कर सकेंगे, कर देंगे। मुझे एक बात का सेटिस्फेक्शन है, संतोष है, जब मैंने ये चार्ज लिया था इस कमीशन का, तो हमारे मुस्लिम कम्युनिटी में वो पूरे एक मौलवियों के चुंगल में थी,
और वहाँ सिर्फ ये था कि दीनी ही तालीम बस है, असरी तालीम नहीं है। मैंने उन लोगों से टक्कर ली और हमने कहा कि हमें जल्द से जल्द मुस्लिम समाज को इस राष्ट्रीय मुख्य धारा में, एजुकेशन की धारा से जोड़ना चाहिए। इसलिए हमारी तालीम दीनी भी होना चाहिए और दुनियावी भी होना चाहिए, हमारी मॉडर्न एजुकेशन भी होना चाहिए। और आज मुझे ये कहने में संतोष हो रहा है कि आज कल अगर पेपर में आप देखें तो अब मुस्लिम समाज मॉडर्न एजुकेशन की तरफ मुतवज्जे हो रहा है। इसके मैं सारी कोशिशें ये 10 साल से मेरी है और मैं आइंदा भी ये करता रहूँगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ जितनी जल्दी से जल्द वो मुख्य धारा में जुड़ेंगे, इतने ही उनके लिए और देश के लिए हित में होगा। क्योंकि देखिए, किसी भी अल्पसंख्यक को अगर किसी देश में बावकार ज़िंदगी गुजारना है, डिग्निफाइड लाइफ गुजारना है, तो उसे अपनी सलाहियत का सबूत देना पड़ेगा। हम नाकारा बन करके इस देश की खुशहाली के भागीदार नहीं हो सकते। कोई कंट्री इसको बर्दाश्त नहीं कर सकता। और दूसरी बात मैं उनसे कहता हूं कि साहब, ये आप माइनॉरिटी का टैग खत्म कर दीजिए। 20 करोड़ की आबादी कोई माइनॉरिटी की नहीं आबादी होती है, ये पूरे देश की आबादी होती है। इसके बजाय आप ये कहिए कि हम एक इस देश की दूसरी सबसे बड़ी मेजॉरिटी है। इसमें आपको कॉन्फिडेंस आएगा, इसमें लगेगा कि हम जिस देश ने हमें पैदा किया है उस देश को हम अपने अंदर भी पैदा करें, ये भावना आएगी। तो ये जिम्मेदारियां जो मैं अर्ज कर रहा हूँ, इसी तरह से आपको बताना है, समाज में फैलाना है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ और उसके साथ कि मैंने बहुत से साहसी कदम भी उठाए हैं। बहुत सी शुरू में मुस्लिम कम्युनिटी जब मैं कहता था कि आप ये मौलवियों को चुंगल से निकल करके और अब वो आइए, तो बुराइयां भी ली हैं, लेकिन बाद में वही लोग मेरे साथ भी हो गए। तो मैं आपसे ये कहकर आशीर्वाद चाहता हूँ कि दुआ करो कि सलामत रहे मेरी हिम्मत, ये चराग कई आंधियों पे भारी है। जय हिंद।